लालू और राबड़ी रोएंगे। किसकी वजह से रोएंगे हम वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। बज चुके हैं 5 और आज बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर की। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप यादव और चुनाव में अपनी दुर्गति कराने के बाद तेजस्वी ने अपनी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य के साथ जो किया, उसको लेकर हर तरफ तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दरअसल तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य के आरोपों ने पूरी बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। सवाल कई उठ रहे हैं और ये सवाल इसलिए भी बड़े हैं, अहम हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाए हैं वो सिर्फ किसी बहन का दर्द भर नहीं है, बल्कि आरजेडी के भीतर चुनाव से पहले और अब नतीजों के बाद फूट, कलह और अविश्वास प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है। दरअसल यही वो काला सच है और था जिसे छिपाने की तमाम कोशिशें हो रही थी, जो अब नाकाम होने लगी हैं। रोहिणी कहती हैं कि उन्हें गंदी गालियां दी गई, चप्पल उठाकर उनको मारा गया, मायके से दूर कर दिया गया। एक बहन, एक बेटी, एक मां को तेजस्वी यादव ने अपमानित किया, अकेला छोड़ दिया, मायका छोड़ना पड़ा। सवाल सीधा है, क्या यही आरजेडी का वो तथा कथित समाजवाद जो मंच पर महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करता है? तेजस्वी यादव जो खुद को नई पीढ़ी का नेता बताते नहीं थकते, क्या उन्होंने अपनी ही बहन की आवाज दबाई, महिला सम्मान की राजनीति को खोखला साबित कर दिया? क्या बड़ा और गंभीर ये एलिगेशन लगा है। और यही नहीं, लालू परिवार में लगातार महिलाओं के अपमान की दोहरी कहानी भी सामने आई है। याद होगा आपको, पहले ऐश्वर्या राय और अब रोहिणी आचार्य। बाकी वो बड़े भाई तेज प्रताप के साथ क्या क्या हुआ वो आप सब बखूबी जानते हैं, उस पर ज्यादा आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सवाल कई और भी हैं। नेतृत्व संकट अब परिवार और पार्टी की दिशा तय करेगा क्या? चुनावी हार के बाद आरजेडी के भीतर का विद्रोह फूट चुका है, क्या यह मान लिया जाए? तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव हैं पारिवारिक कलह की वजह, क्योंकि इन्हीं का नाम सब तरफ चल रहा है और रोहिणी आचार्य ने भी इनका नाम लिया। आरजेडी का पूरा कुनबा अब टूटने की कगार पर खड़ा है क्या? खैर, आज इस बड़े राजनीतिक भूकंप की हर परत खोलेंगे, हर आरोपों पर आज बात करेंगे और पूछेंगे तेजस्वी यादव, क्या आप एक बहन की पीड़ा को भी राजनीति के बोझ से कुचलने जा रहे हैं क्या? शुरुआत करते हैं रोहिणी आचार्य के आरोपों के साथ, जो उन्होंने परिवार और पार्टी को छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पर लगाए। देखिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से, हमारी बहन का। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनैतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है
जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया, कहाँ है लोकेशन? बिहार के आम आवाम जानना चाहता है, लोकेशन बताइए। और मीडिया के साथियों से अनुरोध होगा कि लोकेशन खोजिए। हार का कोविड सवार हो गया है, फरार हैं, लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो यश आप लेने का दावा कर रहे थे, तो अब यश कौन लेगा? लेकिन इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। से तो ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन जिस प्रकार से लालू जी ने पूरे परिवार को ही राजनीति में ले आए, ये उसका दुष्परिणाम है। और मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव का जो स्वभाव बना एक छत्र राज करने का, वो परिवार को ही नहीं समेट पाए, परिवार में ही इतने अलोकप्रिय हो गए, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो समाज के दृष्टि से या पार्टी में चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे? और कहीं ना कहीं जो संजय और रमेश जैसे व्यक्ति पूरे कब्जा किए हुए हैं पार्टी और परिवार को, तो कहीं ना कहीं उसका ये प्रकटीकरण है। और अब तो तेजस्वी यादव को सामने से आके जवाब देना चाहिए कि परिवार में, पार्टी के अंदर जो आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ का स्पष्ट संदेश यही है कि अगर चुनाव आप हारे तो दोषी कौन है। अगर ये बात कार्यकर्ताओं ने उठाई तो उसको आपने दबा दिया, परिवार में उठा उसको भी आप दबा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में इस बात को फेस करने की क्षमता नहीं है, हार को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। तो रोहिणी आचार्य ने क्या कहा वो हमने आपको दिखाया, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले का उनका एक ट्वीट है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोती हुए मां, रोते हुए बाप को छोड़कर आई है। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ही ना हो। बेहद गंभीर, काफी भावुक नजर आ रही हैं रोहिणी आचार्य, और तेजस्वी यादव के ऊपर तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं। बिना किसी देरी के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे। कौन कौन से हमारे साथ पैनलिस्ट कनेक्ट हो गए हैं मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर लेकर आया जाए। वैसे गौरव मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका गौरव जी। सैफ अली खान जी हैं, आरजेडी के नेता। सैफ अली खान जी आपका भी बहुत स्वागत है, आभार समय देने के लिए। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। स्वामी जी आपका भी बहुत आभार समय देने के लिए। और गौरव मिश्रा जी को आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, और हमारे आउटपुट एडिटर कुंदन श्रीवास्तव जी भी कनेक्ट होगा। मैं एक एक करके सभी की तरफ बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। लेकिन बिना किसी देरी के सबसे पहला जो प्रतिक्रिया है वो मैं सैफ अली खान जी से ही लेना चाहूंगा। सैफ अली खान जी, रोहिणी आचार्य ने खुले आरोप लगाए हैं, गाली, अपमान और परिवार से दूरी। इसको किस प्रकार से देखा जाए? क्या इसे एक पारिवारिक मामला कहकर नजरअंदाज करना सही है? सैफ अली खान जी, ये पूरी तरह पारिवारिक मामला है और इसको बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। रोहिणी जी चुनाव के बाद सिंगापुर जाने ही वाली थी। अगर जाने से पहले इस हार का कुछ उनको गम था, तो जो लोग उसके जिम्मेदार थे उनके ऊपर उन्होंने इशारा अपना किया। और परिवार में तो बात चलती है, नोक-झोंक होता है, लेकिन अगर किसी ने ये बात उनके चप्पल से मारने का धमकी दी है तो वो बहुत चिंताजनक है। और वो हम परिवार में और पार्टी में इस बात को हम अपनी तरफ से भी उठाएंगे कि अगर सच में किसी ने चप्पल से मारने की धमकी दी है तो उस व्यक्ति को पार्टी से और परिवार से दूर किया जाए, ये मेरी डिमांड होगी। ठीक है, और भी बहुत से लोग ओके, आप बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, उसके बाद में इस पर और विस्तार से बात करेंगे। गौरव की तरफ में बढ़ूंगा। गौरव जी, तेजस्वी यादव पर अपनी ही बहन रोहिणी के अपमान के गंभीर आरोप लगे, उनकी बहन ने ही आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप के साथ क्या हुआ वो हमने देखा, ऐश्वर्या राय का नाम सामने आया बीच में, वो तस्वीरें भी हमने देखी। क्या ये माना जाए कि ये बिहार की राजनीति में समाजवाद तथा कथित जो है आरजेडी का वो चरमरा रहा है और ये खोखलेपन का सबूत एक बार फिर सामने आ गया है? देखिए, परिवारवादी पार्टियों में क्या होता है कि जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसके अंदर स्वाभाविक जन्मजात
एक तानाशाही प्रवृत्ति होती है। उसको लगता है कि हायरार्की में वो सबसे ऊपर है, जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। चाहे आपने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को देखा अपने पिता का अपमान करते हुए, या फिर राहुल गांधी को आपने देखा बिल कैबिनेट का फाड़ते हुए, और आप तेजस्वी के बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए, वो बिल्कुल तानाशाह जैसी प्रवृत्ति उनके अंदर, एक क्रिमिनल इंस्टिंक्ट उनके भाषणों में, उनके बोल में दिखाई देता रहा है। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन जस्टिस है, ये दैवीय न्याय है। जिस तरह से बिहार की जनता को तड़पाया गया, इसी तरह से लाखों बहनों ने रोया है, उनके आंसू निकले हैं इनके शासनकाल में, तो कहीं ना कहीं उसका वज्रपात तो होगा। और आज जनता ने वो वज्रपात किया है, और आज लालू जी के परिवार के ऊपर वो वज्रपात हुआ है। और उनकी बेटी तेजस्वी की बहन, तेज प्रताप यादव की बहन, ये तस्दीक कर रही है, ये सनद कर रही है, सर्टिफिकेट दे रही है कि इस परिवार में संस्कार नहीं है। और जिस परिवार में संस्कार नहीं है, वो जनता की क्या जिम्मेदारी ले सकता है? वो जनता के अंदर, समाज के अंदर कैसे संस्कारों को सीख सकता है? यही वजह है कि ये आते हैं तो नंगा तांडव अपराध का करते हैं। आप जरा सोचिए उन लोगों का जिन बच्चों का पता नहीं चला, अपहरण हो गया, उनकी मौतें हो गई, या कहां है, किस धरती पर। मेरे एक दो मित्र ऐसे हैं जिनके बच्चों का आज तक पता नहीं है इनके शासनकाल में। क्या उनकी आहें नहीं लगी होंगी? क्या उनकी बहनें नहीं रोई होंगी? क्या उनकी माताएं नहीं रोई होंगी? आज वही आंसू आज उनकी बेटी के आंखों से निकल रहे हैं, जिसने अपने जीवन को संकट में डालकर अपने पिता को बचाया, अपने पिता के जीवन को बचाया, और उसके साथ अपमानित की उसी घर में अपमान किया जा रहा है, उसके ऊपर रिवॉल्वर ताना जा रहा है, उसके ऊपर चप्पल चलाए जा रहे हैं, 5-5 लोग मिलकर के उसका अपमान कर रहे हैं, मां को बीच बचाव करना पड़ रहा है। ये कैसी स्थिति है आप समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो इसे ईश्वरीय न्याय मानता हूं, और ये इस परिवार का छोटी सी प्रतिक्रिया गौरव जी, छोटी सी प्रतिक्रिया इसी में और ऐड कर दीजिए। क्या इसे सिर्फ पारिवारिक विवाद कहना सही है? क्योंकि मीडिया के सामने आई हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने बहुत स्पष्ट आरोप लगाए हैं, इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तेज प्रताप यादव से लेकर तमाम आरजेडी के नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो क्या इसे एक परिवार का मामला माना जाए? छोटा सा रिएक्शन इस पर गौरव जी। देखिए पूरा का पूरा परिवार आरजेडी में वो राजनीति में है और समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, तेज प्रताप जी भी चुनाव लड़ चुके हैं, तेजस्वी जी चुनाव लड़ चुके हैं, सारे लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। तो किस बात का पारिवारिक मामला? ये समाज की संपत्ति है, ये पूरा परिवार समाज की संपत्ति है, और इनका कोई भी विषय जो है पारिवारिक समाजवाद की बातें भी तो बहुत करते हैं यार। उनकी बेटी स्वयं इस विषय को उठा रही है, जनता के सामने उठा रही है, तो किस बात का पारिवारिक बात? ये पूरे जनता को ये संदेश है कि देखो इस परिवार का वास्तविक तस्वीर यही है। ठीक है, आप गौरव जी बने रहेगा हमारे साथ। सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र स्वामी जी, आप रोहिणी आचार्य के इन आरोपों को कैसे देखते हैं? आरजेडी के भीतर कोई गहरी टूट है, या अविश्वास का जो भाव था अब वो सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका है, खुलकर विद्रोह फूट पड़ा है आरजेडी के अंदर, ये तय मान लिया जाए? सुरेंद्र स्वामी जी। देखिए आशीष जी, पहली बात तो ये है कि इस विवाद को पारिवारिक विवाद कह के एक दिशा मोड़ने का जो प्रयास हो रहा है वो गलत है। क्योंकि जो भी पारिवारिक पार्टियां हैं और जो सत्ता में हैं परिवारवादी पार्टियां, उनके परिवार में जो कुछ होता है वो पारिवारिक मामला नहीं है, क्योंकि उससे उस प्रदेश के लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो जो एक आइडियोलॉजी को लेके वो लोग चलते हैं, जो लोग उस परिवार में विश्वास देते हैं, तो उनके साथ भी एक कुठाराघात है, उनके साथ भी ये कहना चाहिए कि एक अन्याय है। तो ये कहना कि ये पारिवारिक मामला है, ये तो बहुत ही कोई मानने वाली बात नहीं है। और जहां भी पारिवारिक पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टियां हैं, वहां ये आम बात है। आप हरियाणा में देख लीजिए चौटाला के परिवार में क्या हुआ। आप यूपी में अभी गौरव मिश्रा जी ने बताया ही था कि क्या हुआ था। आपको महाराष्ट्र में मालूम ही है कि बाला साहब के बाद उनके भतीजे और बेटे का जो वहां पे हुआ था। तमिलनाडु में दब गया, लेकिन आपको मालूम है कि जो स्टालिन के जो ब्रदर थे दूसरे, उन्होंने काफी उसमें उनके वहां पे भी काफी झगड़ेबाजी रही थी। तो ये कह देना कि भाई ये पारिवारिक मामला है, ये पारिवारिक मामला नहीं है, क्योंकि वो परिवार सत्ता में रहा है और वहां पे एक विरासत में भागीदारी की लड़ाई है। ये है मुख्य बात। अब सोचने की बात इसमें ये है कि धीरे धीरे ये परिवारवादी पार्टियां नष्ट हो रही हैं। हरियाणा में आप देख चुके हैं वो खत्म हो चुकी है। यूपी में भी आप देखिएगा पिछले 10 साल से वो है नहीं सत्ता में।
और बिहार में भी इस साल ऐसा हो गया, सत्ता में तो नहीं है, बीच बीच में उल्टी पलटी। ठीक है स्वामी जी, हम इस पर और आगे डिटेल में बात करेंगे। एक बार ओपनिंग रिमार्क्स सभी को हो जाए सर। संजय यादव के नाम की बड़ी चर्चा हो रही है, रमीज के नाम की बड़ी चर्चा हो रही है, संजय यादव रमीज जैसे सलाहकारों की भूमिका पर भी बड़ी उंगली उठी है। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। स्वामी जी प्लीज आप बने रहिएगा ताकि दर्शकों को भी पता चल पाए कि रोहिणी आचार्य ने जिन संजय यादव का नाम लिया वो कौन है, क्या काम है उनका और क्यों उनकी वजह से ये तेज प्रताप से लेकर रोहिणी तक तमाम जो है वो इश्यूज को रेस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे आउटपुट एडिटर सुदर्शन न्यूज के कुंदन श्रीवास्तव जी भी हैं। कुंदन जी, इसको क्या सिर्फ एक पारिवारिक विवाद माना जाए या ये माना जाए कि अब आरजेडी या तेजस्वी पर सिर्फ कोई राजनीतिक संकट नहीं है बल्कि एक अब नैरेटिव संकट का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि मामला महिला सम्मान से जोड़ा जा रहा है? इस पूरे विषय को देखिए आशीष, ये पारिवारिक मामला तो हो नहीं सकता है, इसलिए अगर पारिवारिक मामला होता तो रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया का साथ नहीं लेती, सोशल मीडिया पे आके इस बात को नहीं कहती। अगर ये पारिवारिक मामला होता तो परिवार के अंदर सुलझता ही है। लालू यादव ने भी तेज प्रताप यादव को जब हटाया तो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और कहा कि चूंकि यह पारिवारिक मूल्यों का पतन है और ये अनैतिक काम हमारे परिवार में नहीं होता है, इसलिए हम तेज प्रताप यादव को बाहर करते हैं पार्टी से और परिवार से बाहर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, रोहिणी ने अगर मीडिया में इस बात को लाया तो ये पारिवारिक मामला हो नहीं सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि यह एक नैरेटिव नहीं, ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। और मैं आपको आशीष एक बात और बता दूं, रोहिणी पे ना सिर्फ चप्पल उठाया गया है, मेरी जानकारी है कि उनके ऊपर चप्पल चलाया भी गया है। और आप समझिए, एक बेटी रोते हुए बाहर निकलती है और ये कहती है कि मैंने अपने पति से, अपने ससुराल से बिना अनुमति लिए हुए अपने भगवान रूपी पिता को किडनी दिया और उस किडनी को ये लोग गंदा कह रहे हैं। इसका मतलब सोचिए कि इनकी क्या मानसिकता है। इस परिवार के जो लोग हैं, जो जयचंद तेज प्रताप यादव बार बार कह रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है। रोहिणी आचार्य का कसूर क्या है? रोहिणी आचार्य सिर्फ इतना पूछा था कि भाई इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, बिहार की जनता पूछ रही है, कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर आप हुंकार भरते हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हैं, तो हार की जिम्मेदारी लीजिए। और अगर रोहिणी ने पूछ दिया तो इसमें बुराई क्या है? रोहिणी उस समय क्यों नहीं बुरी लगी जब उन्होंने तेज प्रताप यादव का साथ ना देकर तेजस्वी यादव का साथ दिया? उस दिन तो रोहिणी बहुत ही अच्छी थी इनके लिए। इसके बाद रोहिणी ने खुलासा किया कि किडनी देने के लिए करोड़ों रुपए और लोकसभा का टिकट देने का जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। अब आप सोचिए कि किस मानसिकता से अगर परिवार में भी ये बात होती है तो किस लेवल पे जाके बात हो रही है। और जाहिर सी बात है, अब बिहार में एक सवाल उठने लगा है कि जिनके घर में न बेटी का सम्मान है, न बहू का सम्मान है और न महिला का सम्मान है, तो फिर वो पार्टी और उसके मुखिया नहीं, उस पर मैं आ रहा हूं। कैसे बिहार की बहू बेटे और बेटे का सम्मान करेंगे? सैफ अली खान जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहे हैं लगातार। सैफ अली खान जी, ये मामला परिवार तक सीमित नहीं रह गया, ज्यादातर लोगों का यही कहना है और यही चर्चा हर तरफ हो भी रही है। खैर आप इसे फिर डिनाई करेंगे, लेकिन मेरा सीधा सवाल वही है कि आरजेडी का समाजवाद गया कहां? मंच पर आप लोग, मैं देखता हूं समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश यादव को भी आप लोग बुलाते हैं, बढ़ चढ़कर मंच पर महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो खुद को नई पीढ़ी का नेता बताते हैं, अगर ऐसी नई पीढ़ी है तो ऐसी नई पीढ़ी नहीं चाहिए होगी किसी को। खुद रोहिणी आचार्य कह रहे हैं कि भगवान ना करे किसी घर में रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हो। अब जैसा गौरव मिश्रा जी और कुंदन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि चप्पल उठाने की बात हुई, चप्पल चला भी, जैसे लग रहा है शायद ये घर के अंदर ये लोग मौजूद थे दोनों लोग। और गौरव मिश्रा तो जहां तक पिस्टल तक निकल गया। लेकिन जहां तेजस्वी जी ने आज मीडिया के सामने आके बोला, हमारी बहन ने मेरी परवरिश की है, मुझे पाला पोसा है, मुझे दुलार प्यार दिया है, अपने बड़ी होने के नाते मैं उनके बेटे जैसा हूँ और उनके साथ अगर कोई अपमानजनक हरकत हुई है तो मैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये पारिवारिक मामला से बाहर सही में जब पब्लिक डोमेन में आ गया तो पारिवारिक मामला अब नहीं रहा। हम लोग भी इस पे इंटरफेयर करेंगे। कल भी हम लोग लालू जी के यहाँ गए थे ये पूछने, तो राजू ने कहा भैया तेजस्वी जी अभी कुछ दूसरे काम में है, दूसरे दिन हम लोग बात कर लेंगे, आप फोन पे बात कर ली। फिर फोन पे हमारी बात हुई, तो दिन पहले का मैटर था। तो कल भी लेकिन रोहिणी जी थी घर में, आज भी घर में थी। आज उन्होंने फ्लाइट पकड़ा है सिंगापुर के लिए और वो सिंगापुर पहुंच भी गए होंगे आज किसी वक्त तक। ऐसा नहीं है वो घर से उनको निकाल दिया गया। मुझे आप बताइए, पहले तेज प्रताप यादव, ऐश्वर्या राय, उसके बाद में रोहिणी आचार्य,
ये 3 पारिवारिक नाम सामने आए और तीनों को जो स्थितियों का सामना करना पड़ा है वो सभी जानते हैं। अब जब इस विषय को उठाया जा रहा है तब आप लोग बार बार ये कह देते हैं कि नैरेटिव सेट ना किया जाए, ये परिवार का मामला है। इस प्रकार की चीज़ों से लीपापोती कब तक हो पाएगी? क्योंकि ये कड़वी काली सच्चाई जो छिपाने की कोशिश हो रही थी वो सैफ अली खान जी अब छिप नहीं रही है, वो चीज़ें खुलकर बाहर आ गई हैं। बहन की आवाज़ अगर दबाएंगे तेजस्वी यादव तो फिर उनसे बिहार की बाकी बहनें क्या उम्मीद करें? ये महिला सम्मान की राजनीति को खोखला साबित करने जैसा नहीं है क्या सैफ अली खान जी? महिला सम्मान के लिए तो हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती तो उनको 2500 रुपए पर मंथ हम देने का वादा किया था, और महिलाओं के लिए जो जीविका सर परिवार की महिलाओं को सम्मान दे नहीं पा रहे हैं, 2500 रुपए लेकर कहां जाएंगी महिलाएं? आप पहले अपने परिवार की महिलाओं को सम्मान देकर एक साबित करिए खुद को, क्या भाई हम अपने परिवार में सम्मान दे पा रहे हैं। ये स्थिति है कि चप्पल से मारी जा रही बहन, बड़ी बहन जिसको लेकर तमाम बड़ी बातें की जाती हैं कि मेरी बहन ये है, मेरी बहन वो है, मुझे गोद में खिलाया, मुझे बड़ा किया, उसी बहन को चप्पल से मारेंगे, वही बहन बाहर आकर नाम लेकर आरोप लगाएगी। सैफ अली खान जी, अप्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है? और आप कह रहे हैं कि कुंदन जी अंदर थे, गौरव जी अंदर थे, वो लाइव देख रहे थे। इस प्रकार से बचाव कब तक करेंगे? बड़ी नोकझोंक तो हर परिवार में होता है। अगर हम पीछे चले तो समझिए, गौरव जी ने शुरुआत में कह दिया था कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनमें ये न्यू नॉर्मल है, बड़ा कॉमन सा है, और वही यहां पर भी दिखाई दे रहा है। अब अपनी बात रखिए सैफ अली खान जी। नीतीश कुमार जी की भी मंजू वर्मा से बहुत दिनों तक नहीं बनी थी, नीतीश कुमार जी भी मंजू वर्मा दोनों बहुत दिनों तक अलग अलग रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशोदाबेन को तो ऐसा भूल गए जैसे कभी उन्होंने मेंशन भी नहीं किया कोई मेरी पत्नी भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसका ब्यौरा दिया कि मेरी भी एक पत्नी थी जिसका मैं जेवर लेके भाग गया था। नहीं तो उनकी नहीं, आप समझ रहे हैं आप क्या आरोप लगा रहे हैं सैफ अली खान जी? आपको समझ में, आप जिम्मेदारी के साथ बोलिए जो बोल रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, जेवर लेकर भाग गए थे प्रधानमंत्री मोदी अपनी पत्नी के। आपको शर्म आ रही इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए? हाँ, मैं दावे के साथ आपको शर्म आ रही इस प्रकार के? आप समझ रहे हैं आप सैफ अली खान जी क्या बात कर रहे हैं? आपको मुकदमा दर्ज हो जाएगा सर, आप मुकदमा दर्ज हो जाएगा आपके ऊपर, इस प्रकार की बातें आप करेंगे। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये भी इल्जाम सही है। मैं इसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी दूंगा। इसका क्लिप लेकर के मुकदमा करेंगे। नेतृत्व संकट, पारिवारिक संकट, चुनाव में इतनी बुरी दुर्गति, उसके बावजूद इस प्रकार की बात अगर प्रवक्ता कर रहे हैं। अब खैर आरजेडी की हार की बहुत सारी वजह हैं, 100 से ज्यादा वजह लोग गिना रहे हैं, उनमें से प्रवक्ताओं की बयानबाजी को भी शामिल किया जा रहा है। कई 2 महिला राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की भी बड़ी चर्चा हो रही है, और सैफ अली खान जी जैसे लोग जो हैं किस प्रकार की बात कर रहे हैं वो भी संदेश मतदाताओं में मुझे लगता है पहले भी गया और अब भी जा रहा है, आगे भी जाएगा। स्वामी जी, अभी अभी तेज प्रताप यादव का एक और बयान आया है इस पूरे मामले में। वो कह रहे हैं कि मैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि वो एक संकेत दे दें, उसके बाद में एक इशारा भर वो कर दें, बिहार की जनता तमाम जयचंदों को जमीन में गाड़ देगी। इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव। वो जयचंद कौन है वो खुलकर कह चुके हैं, संजय यादव का नाम वो ले चुके हैं, मुकेश रोशन का वो नाम ले चुके हैं, और तमाम नाम वो ले चुके हैं। ये बाहरी इंटरफेरेंस कितनी बड़ी वजह है परिवार में इस बिखराव की, पार्टी की दुर्गति की? नहीं, पार्टी की दुर्गति और बिखराव तो अच्छी बात है, हो रहा है परिवारवादी पार्टियों का, इसमें आपको क्यों किसी को परेशानी होनी चाहिए? तो खुशी की बात है कि प्रजातंत्र में अगर परिवारवादी पार्टियों का ये हश्र हो और वो पार्टियां हाशिए पे जाके खत्म हो जाएं, तो ये तो देश की जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। यहाँ जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि महिला के सम्मान की जो बात है, असली मुद्दा वही है। वो चाहे रोहिणी आचार्य होती या आम आदमी पार्टी में जब झगड़ा हुआ चाहे वो स्वाति मालीवाल होती, यदि आप एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो वो हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है, हिंदू समाज में स्वीकार्य नहीं है। मैं दूसरे समुदाय की बात नहीं करता हूँ, जहाँ लोग अपनी पत्नी को हलाला के लिए दे देते हैं उसको बेइज्जत करके, तो उस पर वहां तो महिलाओं की कोई सम्मान वाली बात ही नहीं है। हम तो अपने हिंदू समाज की बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में इस तरह से जो स्थितियां हैं उसमें ये एक महिला सम्मान का विषय है। वो रोहिणी आचार्य हो सकती हैं, कोई पार्टी के अन्य आरजेडी लगातार मंचों पर इस चुनाव में भी, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी सुनील स्वामी जी महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करती है,
लेकिन घर के अंदर अपनी ही बड़ी बहन से, सगी बड़ी बहन से बदसलूकी। अब ये राजनीतिक पाखंड का चरम नहीं तो और क्या है। मैं गौरव जी की तरफ बढ़ूंगा। गौरव जी, इसको तमाम एंगल दिया जा रहा है, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं और आरजेडी के भीतर गहरी टूट और अविश्वास की बात भी सामने आ रही है, लेकिन सैफ अली खान जी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी व्यक्तिगत हमले किए हैं। प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी आपकी, गौरव जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो हमला किया है इन्होंने, जिस तरह के अपशब्द और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इन्हें पता नहीं है चले जाएंगे जेल। इनको अंदाजा नहीं है इस बात का। टीवी पे बैठ करके किसी को भी आकर के इस तरीके से बोलने का अधिकार नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, परिवार में फूट के कारण स्वाभाविक है, बहुत बुरी तरह से राजद हारी है और उसका कहीं ना कहीं सदमा सबको लगा होगा पूरे परिवार में। लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल क्या है वो तो निकल के आना अभी बाकी है। कहीं ना कहीं जो पार्टी के ऊपर वर्चस्व का विषय है, वर्चस्व का जो मामला है, जिस तरह से तेज प्रताप जी परिवार से निकाल बाहर किए गए, जिस तरह से आज एक बहन के साथ अमर्यादित व्यवहार करके उनको बाहर कर दिया गया, और जिस तरह से दूसरे प्रदेश से आया हुआ एक व्यक्ति जिसके बारे में बताया जाता वो अपराधी भी है, उसके ऊपर 302 के मुकदमे भी लगे हुए थे। इस तरह के लोगों का जब वर्चस्व उस पार्टी में हो जाए, राजद जैसी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी की हायरार्की और उस पर कब्जा करने का भी कहीं ना कहीं पीछे कोई खेल चल रहा होगा और जिसका विरोध कहीं ना कहीं उस बहन ने किया होगा और इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसके मल्टीपल डायमेंशंस समझ में आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस तरह से एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, जिस तरह से उसका अपमान हुआ है, और वो भी कोई सामान्य नहीं, जिसके परिवार ने बिहार के ऊपर 15 वर्ष राज किया है, जिसके परिवार का प्रत्येक सदस्य या तो विधानसभा या तो लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य रहा है, जनता का जनप्रतिनिधि रहा है। अगर उसको इस तरीके से रोते हुए घर से बिलखते हुए निकलना पड़े, एक बहू को उस घर से बिलखते हुए निकलना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि वो घर है या कबाड़ खाना है। मुझे लगता है कि राजद का ये सुप्रीमो का परिवार पूरी तरह से लूतम जूतम पैजार की संस्कृति वाला ये परिवार हो चुका है। अब इनके पास कोई नैतिक मूल्य नहीं बचा है कि ये जनता के बीच में जाए और फेस सेविंग के लिए कुछ भी कह सकें। ऐसे भी जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें इनके पास फेस सेविंग के लिए भी कहीं कोई रास्ता बचा नहीं है। राहसाह कसर तेज प्रताप यादव ने उतार दिया था और आज उनकी बहन ने उतार दिया। ठीक, आप बनिएगा गौरव जी हमारे साथ। हमारे आउटपुट एडिटर भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ स्वामी जी हैं, सुरेंद्र स्वामी जी, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, तेजस्वी यादव की नेतृत्व शैली पर सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई इतनी बुरी हार हुई है, इस हार के बाद आरजेडी की जो थोड़ी बहुत राजनीतिक विश्वसनीयता बची है ना सर, वो भी आने वाले महीनों में और कमजोर हो जाएगी। सुरेंद्र स्वामी जी, कोई बात है ही नहीं। मैं तो आशीष जी बहुत स्पष्ट कहा हूं, कल आपके बिंदास बोल में भी आपके दर्शकों ने मुझे सुना होगा जी। ये जो चुनाव था, इस चुनाव में एक ही मुद्दा था, वो मुद्दा था हिंदुत्व का। वो हिंदू जन जागरण, हिंदू एकता, वही मुद्दा था। उसी ने इस चुनाव को पूरी तरह पलट दिया और इसीलिए कोई भी इनकी योजनाएं, कोई भी इनकी स्ट्रेटेजी, कोई भी इनके समीकरण नहीं चले, वो सब फेल हो गए। तो इसलिए ये सिर्फ उसका तो कोई है ही नहीं, उसमें नेतृत्व की बात ही नहीं है। ये मसला सिर्फ सामाजिक मान्यताओं का नहीं था आरजेडी में, ये मामला आरजेडी के घर में, यानी कि परिवार पार्टी तो वहीं से चलती है, वही हेडक्वार्टर है, तो ये धार्मिक मान्यताओं का भी मसला है वहां पे। अभी धीरे धीरे सब निकल के आएगा कि जो परिवार में ये झगड़े हो रहे हैं उस पार्टी में, उसमें सिर्फ सामाजिक मान्यताएं और सत्ता में भागीदारी ही विषय नहीं है। वहां पे धार्मिक मान्यताओं को लेकर भी बहुत फुसफुसाहट ऑलरेडी शुरू है। आपको धीरे धीरे खबरें आएंगी, मैं तो बोलना नहीं चाहूंगा इस समय, प्रीमेच्योर मेरे लिए हो जाएगा ये कहना। तो ये सब बातें हैं, ये जो अभी सैफ अली खान जी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं, मैं तो देखिए ऐसे कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी की पत्नी है अभी जिंदा है, उन्होंने कभी कोई इस विषय पे बात नहीं की, उन्होंने प्रधानमंत्री पर कभी कोई आक्षेप नहीं लगाया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं देश के लिए समर्पित होना चाहता हूँ, आप तलाक ले लीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई करूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपको जो करना है आप कीजिए।
अब ये कमीनापन बोलते हैं ना, और कमीनापन कहाँ से आता है? आपके संस्कारों से आता है। आप सोचिए आशीष जी, यहाँ इतने लोग पैनल में बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की इज्जत सरेआम बाजार में नीलाम करके मौलवी के पास भेज दे एक रात के लिए, आप बताइए उस समुदाय के लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि वो दूसरों के बारे में अच्छी नीयत रखेंगे? इन्होंने तो वहां मंच में भी कहा था, मोदी की मदद के लिए भी कहा था। सैफ अली खान जी भड़क गए, सुरेंद्र स्वामी जी, वही बात कह रहे हैं, सुरेंद्र स्वामी जी, सच्चाई है। सैफ अली खान भड़क गए, सैफ अली खान भड़क गए। यहाँ पे अगर मुझे सुन रहे हो तो बताओ, अपनी औरत को आप इज्जत नीलाम करते हो कि नहीं? दूसरे मौलवी रात को मौलवी को एक रात के लिए देने के लिए इज्जत है आपके परिवार में, इसीलिए वहां से आपको सैफ अली खान जी, आपने क्या कहा अभी, दोहराइए प्लीज। बेटी सिर्फ वही ये पूरे समुदाय से इसी उम्मीद कैसे करता है? ये समुदाय ऐसा बोलता है? मैं राजद के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूँ। मटिया पलीत जो आरजेडी की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, वो सिर्फ मुद्दे नहीं है, उसमें आप जैसे प्रवक्ताओं की भी बड़ी भूमिका है। कैसे बोला हाँ, कि समुदाय बोलता है? आपके वो आए थे, मैं माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में बोलूँ, मंजू वर्मा के साथ कांग्रेसी मुसलमान है, ये लड़ाई ठीक है। ओके, मैं सुरेश स्वामी जी रोक रहा हूं, हमारे जो आउटपुट एडिटर कुंदन जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। कुंदन जी, बिलो द बेल्ट जाकर जो प्रवक्ता बोलते हैं आरजेडी के, उसको किस प्रकार से देखा जाए? एक चीज ये, क्योंकि आप हमारे आउटपुट एडिटर तो आप बेहतर बता पाएंगे, आपकी संपादकीय टिप्पणी इस पर महत्वपूर्ण होगी। दूसरी चीज ये, संजय यादव जैसे सलाहकारों की भूमिका पर बड़ी उंगली उठी, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, और अब तो खुलकर उनका नाम सामने आ रहा है। आपको लगता है कि बाहरी दखल ने परिवार और पार्टी के भीतर संतुलन जो था उसको पूरी तरीके से बिगाड़ दिया? ये भी मैं समझना चाहूंगा आपसे, कुंदन जी। देखिए आशीष, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये आप अगर लालू यादव के साले साधु यादव का बयान 3 महीना पहले देखते तो उन्होंने भी यही कहा था कि बाहरी लोगों की वजह से पार्टी जो है वो खत्म हो रही है, और धीरे धीरे यह पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो गई। दूसरी बात जो मैं सैफ अली जी को बताना चाहूँगा, सैफ अली जी ने प्रधानमंत्री के पर सवाल उठाया है, और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर सवाल आप कीजिए, हमारे समाज के ऊपर सवाल मत कीजिए। ये मानसिकता आई कहाँ से? किसने कहा प्रधानमंत्री की तिजोरी से गहने लेके भाग गए? क्या इसका कोई प्रमाण है इनके पास? जब ये पूछते हैं कि क्या कुंदन श्रीवास्तव वहां मौजूद थे लाइव देखने के लिए? आप ये बताइए, साधु यादव सारे पार्टी के नेता बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चप्पल चले हुए हैं, और आप इस बात को इनकार कर रहे हैं। आप तेजस्वी यादव से फोन पे पूछ रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं कि आप लालू यादव से बात करें। लालू यादव से पूछे, आप बेटी उनकी है, राबड़ी देवी से पूछते हैं आप तेजस्वी यादव से पूछ रहे हो, तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई इस पर हम बाद में बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेटी मीडिया में आके सवाल खड़ा करती है और आप इसे कहते हैं कि ये पारिवारिक मामला है। अगर ये पारिवारिक मामला होता तो परिवार के अंदर होता, परिवार के बाहर नहीं होता। और आप बात करते हैं कि आप हमारे कौम के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? ये सोच आई कहां से कि आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री की पत्नी पर सवाल उठा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री की पत्नी ने कभी सार्वजनिक रूप से मीडिया में कुछ कहा है? क्या प्रधानमंत्री ने कभी सार्वजनिक रूप से मीडिया में कुछ कहा है क्या? लेकिन आपके परिवार के लोग सार्वजनिक रूप से मीडिया में आगे कहते हैं, चाहे वो तेज प्रताप। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं सैफ अली खान जी, आरजेडी की पूरी राजनीति खत्म कर दी, समाप्त कर दी बिहार की जनता ने। उसके बाद अब आरजेडी के भीतर की एक गहरी टूट, अविश्वास, ये सार्वजनिक हो चुका है। उसके बावजूद आप लोगों को अकल नहीं आ रही है क्या शून्य होकर ही मानेंगे आप लोग क्या? सैफ अली खान जी, हमारे पार्टी मुख्यमंत्री जी के रिलेशन भी मंजू वर्मा से बहुत अच्छे नहीं रहे। मैं कह रहा हूं ये बिलो द बेल्ट जाने की जो प्रवक्ता गिरी है वो छोड़ दीजिए, तो आरजेडी को खत्म करके ही मानोगे आप लोग? सुपारी लेके बैठे हैं क्या आप लोग आरजेडी की? सुपारी लेके बैठे हैं क्या आरजेडी की? नहीं, मंजू वर्मा से और नीतीश कुमार के क्या रिलेशन थे? और इनसे जरा पूछ रहे थे सुरेश स्वामी जी, सुरेश स्वामी जी आपका सही इलाज कर रहे हैं। सुरेश स्वामी जी पूछिए जरा, सुरेश स्वामी जी उनकी आवाज नहीं मुझे सुरेश स्वामी जी की दे रही है, नहीं सुनाई देगी। सुरेश स्वामी जी का ऑडियो बढ़ाइए, सुरेश स्वामी जी का ऑडियो बढ़ाइए प्लीज, इनको आवाज जा नहीं रही है। एमएलए पे आ गए और अगली बार तो इतने भी नहीं रहेंगे। ये तो अपने समाज की सुपारी लेके बैठे हैं। ये जब आप मोदी जी के लिए बात करते तो वो प्रवक्ता है क्या? ये प्रवक्ता वाली भाषा बोल रहे हैं आप। जब आप नीतीश बाबू के लिए बार बार कह रहे हैं तो क्या आप वो प्रवक्ता वाली बात कर रहे हैं? अगर आपको यही बात करनी है तो आप अपने बॉस के लिए भी बोलिए। अरे आप अपने बॉस के लिए भी बोलिए कि घर में आपके क्या चल रहा है वहां पे। वहां छठ मैया छोड़ करके पूरे का पूरा आपने वहां पे मरियम का पूरा दरबार लगा दिया है। आप सबको नहीं मालूम है क्या? सब नहीं देख रहे हैं क्या? क्या फुसफुसाहट नहीं है?
अरे सैफ अली खान साहब, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना कि इस देश में अब आप नहीं लड़ सकते हिंदुओं से, अब आप भूल जाइए, अब आप हिंदुओं से इस देश में नहीं लड़ सकते। अगर आपको रहना है तो आपको उन्हीं के अंदाज में रहना होगा। आप भूल जाइए समुदाय, भूल जाइए आरजेडी। जो लालू प्रसाद लड़ते हैं, किसी पार्टी में जाएंगे आपको वही तमाचा पड़ेगा। आप जिस पार्टी में जाएंगे वही तमाचा पड़ेगा। चुनावी हार बहुत बड़ी हुई आरजेडी की, पूरा महागठबंधन बिखर सा गया। आरजेडी में जो खुली फूट और अविश्वास अब दिख रहा है, क्या ये माना जाए कि ये बिहार की राजनीति में विपक्ष पूरी तरीके से बिखर चुका है? क्या इसका संकेत मिलने लगा है? मिलने लगा है आशीष जी। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, पैराडाइम शिफ्ट आया, पूरी तरह से एक तरफा वहां पर एनडीए की जीत हुई। उसके बाद आपने हरियाणा में देखा, इसके बाद आपने दिल्ली में देखा। ये कोई सामान्य जीत नहीं है, ये सब इतिहास को बदलने वाली और नए युग को शुरुआत करने वाली ये सब जीते हैं। जिस तरह से देश को बंटवारे के लिए विपक्ष आमादा था, देश को खंड खंड में बांटना चाहता था, चाहे वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो, तमिलनाडु को अलग देश बनाने की बात हो, पंजाब को अलग खालिस्तान बनाने की बात हो, कश्मीर को अलग करने की बात हो, इन सभी मुद्दों के साथ पूरी तरह से उन्माद में विपक्ष बह रहा था और मुस्लिम तुष्टीकरण के तलवे चाटने के लिए मजबूर हो गया था। यानी उनके जूते भी आप रख दीजिए तो उनको चाटने के लिए विपक्ष के नेता तैयार थे, किसी तरह से इनका वोट मिल जाए। लेकिन जिस तरह से कंसोलिडेशन हुआ है, सही बात है, इसको मुझे स्वीकार करने में कहीं किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। ये सनातन की जीत है, हिंदुत्व की जीत है और देश का जो सोई हुई चेतना थी उसका जन जागरण जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वो आज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसलिए ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं और बिहार की महान जनता ने इस पर अपना मोहर लगा दिया है। और ये बिहार से निकली हुई ये ज्वाला निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में उसका भी दंश, उसका भी बदला लेगी। जब पिछले चुनावों में परिणाम आने के बाद 100 से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था, मरवा दिया गया था। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद कई जिलों में 36 घंटे के अंदर दलितों के घर जला दिए गए थे, कई हत्याएं कर दी गई थी। आप सोचिए हमारा देश क्या इस तरह के कल्चर को, इस तरह के चाल चलन को स्वीकार करेगा? और ये लोग जब भी सत्ता में रहे इसी तरह के उन्माद को बढ़ावा दिए हैं। व्यक्ति आधारित इनकी सत्ता रही है, समाज आधारित नहीं है, जनता आधारित नहीं रही है। इसलिए जनता ने आज अपनी सरकार बनाई। सैफ अली खान जी की लूंगा। सैफ अली खान जी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, नेतृत्व पर, उनकी लीडरशिप पर सवाल उठने लगे हैं। ना वो परिवार संभाल पा रहे हैं, ना वो बिहार संभाल सकते हैं। ये चीज अब खुलकर सामने आने लगी है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज सैफ अली खान जी। सवाल उठाते रहे लेकिन हमारी पार्टी के अंदर कोई इस तरह का सवाल नहीं उठ रहा है। हाँ। जिम्मेदारी तय करने की बात आज से नहीं, संजय यादव को करीब 10 दिन पहले भी रोहिणी जी ने कुछ कहा था कि वो तेजस्वी जी की सीट पे बैठ गए थे, उनकी फोटो वायरल हो गई थी। उस पर भी उन्होंने कहा तुम मालिक के सीट पे नहीं बैठ सकते, तुम नौकर है, तुम नौकर की औकात में रहो। ये हम लोगों का भी मानना था कि कोई भी नौकर हो पार्टी का, उसको तो पार्टी का लीडर है नहीं, वो राज्यसभा का मेंबर है अलग बात है, लेकिन वो उनका उसी हैसियत में हम लोग मानते हैं कि नितिन तेजस्वी जी का नौकर है, हम इसीलिए उसको थोड़ा रिस्पांस लेते हैं। और वो मालिक की चेयर पे बैठ गया तो जिसकी वजह से वो सवाल उठाया था। ये स्थिति है कुंदन जी, ये यहाँ पर कौन नौकर है कौन मालिक है, इस प्रकार से पार्टियां चलती हैं क्या? हाँ, पार्टी में नौकर को राज्यसभा भेज दिया गया। बहुत सारे लोग उसी नौकर ने पूरे परिवार की ऐसी तैसी कर दी है ना, उसी नौकर ने पूरे परिवार की ऐसी तैसी कर दी, आज सड़क पर आ गए। ये स्थिति है। नहीं, ललन सिंह क्या थे, नीतीश जी के क्या थे, क्या है उनका, क्या कुंदन जी पर्सनल रिलेशन क्या है? नहीं, ललन कुंदन जी का ऑडियो बढ़ाओ भाई पीसीआर, कुंदन जी का। पाटना और यादव उसकी तस्दीक करते हैं कि पारिवारिक मूल्यों की वजह से वो अपने बड़े बेटे को बाहर कर देते हैं, बेटी रोते हुए बाहर आ जाती है। ये उस नौकर की हैसियत है उस घर में। उस नौकर की ये हैसियत है कि जिस सीट पर लालू यादव और तेजस्वी यादव बैठते हैं उस सीट पर संजय यादव बैठते हैं। ये हैसियत है उस नौकर की। और सैफ अली अभी जो आवाज उठा रहे हैं, जिस दिन रोहिणी आचार्य ने उस पोस्ट पर रिएक्शन किया था, सैफ अली ने क्यों नहीं आपत्ति जताई थी? आज आप संजय यादव कह रहे हैं वो ऐसा है, नौकर है वो, और वो ऐसा है, आपने उस दिन क्यों नहीं उसको नौकर कहा? ठीक है, ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण जो है, नहीं, जो हमारा ध्यान आकर्षित कुंदन जी ने किया उस पर बात बहुत जरूरी है। सुरेंद्र स्वामी जी, उस पर बात बहुत जरूरी है सर। क्या ये यहां से मान लिया जाए, क्योंकि अब देखिए पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जब वो खुद कह रहे हैं कि कौन नौकर है, उन्होंने क्या कहा कि नौकर की कुर्सी, मतलब मालिक की कुर्सी पर नौकर, मालिक, ये सारी चीजें क्या राजनीतिक दलों में एग्जिस्ट करती हैं?
अगर एग्जिस्ट करती है तो कैसे करती है? सुनील स्वामी जी, आपने सुना क्या कह रहे थे अभी ये आरजेडी के प्रवक्ता सैफ अली खान की वो तो नौकर हैं, नौकर मालिक की कुर्सी पर बैठ गया, तो बहन ने कहा कि ऐसा क्यों तुमने कर दिया। इस प्रकार की पॉलिटिक्स को किस प्रकार से देखा जाए और ये किस प्रकार से बिहार की भविष्य तय करने की बात कर रहे थे जो इस मानसिकता के साथ पार्टी चला रहे हो? आशीष जी, जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं वहां पर आप पार्टी के अध्यक्ष हैं तब भी आप नौकर ही हैं। आपको याद है खड़गे जी दरवाजा थोड़ा सा खोल के जब वो नामांकन हो रहा था तब क्या स्थिति थी? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, चुन के आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका क्या हश्र था? तो जो भी ये पार्टियां हैं परिवारवादी, ये सामंतवाद की से चलती हैं और वहां पे जो बाकी सब है, आरजेडी ऐसी पहली पार्टी बनी है, आरजेडी ऐसी पहली पार्टी बनी सुनील स्वामी जी जो खुलकर ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ यही होता है। पहली पार्टी आरजेडी बनी, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं जो दूसरी बात आपने पूछी थी कि भविष्य क्या है, उस पे मैं बोलना चाह रहा था कि भविष्य ये है कि जितनी भी ये गठबंधन में पार्टियां हैं मुख्य, चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी हो और चाहे आपके बिहार में आरजेडी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सब पार्टियां मुस्लिम वोट के सहारे सत्ता में अभी तक बनी रहती थी। अब बिहार में क्या हुआ है कि मुसलमानों ने अपना नया लीडर ओवैसी में ढूंढ लिया है। जो ओवैसी की सीटें हैं वो ज्यादा सीटें आई हैं ओवैसी की अपनी, जो ओवैसी की सीटें अकेले ओवैसी की 5 मुस्लिम सीटें हैं और इनकी दोनों की पूरी महागठबंधन की मिला के 5 सीटें हैं। तो मुसलमानों ने जब ओवैसी को अपना लीडर मान लिया है तो महागठबंधन चुनाव कहाँ जीतेगा? ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गई है। 2025 के चुनाव ने ये तय कर दिया है कि बिहार में जो भी ये पार्टियां हैं जो वोट बैंक की राजनीति मुसलमानों के दम पे आरजेडी वगैरह करती थी, ये खत्म है अब। नहीं, और वैसे भी सर आरजेडी की ये जो पूरी सच्चाई थी ना वो अब खुलकर सामने आ गई है। ये सत्ता संघर्ष, ये अविश्वास, ये लंबे समय से मुझे लगता है चल रहा था, उसका चरम रूप अब सामने आ गया, जो कि जनता ने नकार दिया। उसके बाद ये बौखलाहट के रूप में भी सामने आया है। आप सभी जुड़े, समय दिया, आप सभी का बहुत आभार। चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए सैफ अली खान जी, गौरव जी, कुंदन जी और सुनील स्वामी जी, बहुत आप सभी का आभार। देखिए, अपनी ही बहन की आवाज़ दबाकर महिला सम्मान की राजनीति को खोखला साबित कर दिया गया है। क्या ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल, इसी पर हमने की बात, क्योंकि पहले ऐश्वर्या राय, उसके बाद में रोहिणी आचार्य और बड़े भाई तेज प्रताप लगातार आक्रामक बयान दे ही रहे हैं और वो पार्टी से अलग पहले हो चुके हैं, परिवार वो पहले ही छोड़ चुके हैं। ये सिचुएशन आरजेडी की है मौजूदा समय में चुनाव हारने के बाद।